निकलने में दिक्कत आती है। बहुत प्रयास किए गए। लोग आरोप लगाना बहुत आसान होता है। हम सबने पढ़ा है कि एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाकर के चौराहे पर लगा दिया और लोगों से कहा इसमें कमियां निकालिए, तो सैकड़ों कमियां निकाल दी। जब लोगों से कहा कि एक चित्र बना दीजिए इसकी बगल में, तो एक भी व्यक्ति नहीं आया चित्र बनाने के लिए। तो कमियां निकालना बहुत आसान होता है। नकारात्मकता की बातें न करें। सबसे पहले मेरा ये निवेदन है, सवाल ना उठाएं। मुझे बहुत सारी चीजें नचाते हुए भी यहाँ पर कहनी पड़ेगी। हमने 28 तारीख को कदम कुंडी पर संयोजक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। आदरणीय विधायक जी से मैंने निवेदन किया था, मेरे पैर में पट्टी बंधी हुई है, बोला आप तो वहां से ही गाइड करते रहना, और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं आपको बहुत सारी कमेटी की टीम दी जा रही है, लेकिन उस टीम में से मुश्किल से 25% या 20% लोग ही सक्रिय है। मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। बार बार 50 बार फोन करने के बाद भी कोई भी टीम का साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा। हम कोई विधायक साहब की तरह इलेक्टेड लोग नहीं है। हम कोई विधायक साहब की तरह या एमपी या प्रधान या सरपंच की तरह इलेक्टेड नहीं है। समाज ने जो दायित्व दिया, जो कंधों पे जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने का प्रयास किया। याद रखें 28 जुलाई, आज कितना समय हुआ है? 1.5 महीने भी नहीं हुए हैं। उससे पहले का 4 महीने का समय किसने निकाला, कैसे निकाला, मैं उस पर न तो कोई सवाल खड़े करना चाहता हूं, न मुझे उसका पता है, न मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं, नहीं हमारी संघर्ष समिति उसके लिए उत्तरदायी है। हाँ, आपको ये बताना जरूर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पहले संघर्ष समिति जयपुर में कुछ अफसरों ने बनाई थी, आपके अफसरों ने, जो आपके रिजर्वेशन का लाभ उठा करके जीवन भर एसी में बैठे रहते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस संघर्ष समिति ने 13 तारीख को, एक सबसे बड़ी पीड़ादायक स्थिति है, 13 तारीख को पीड़ित परिवार को कहा कि आप हिंडौन जाइए, आपको बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है, और उनको भेजने के बाद में वो संघर्ष समिति कभी वहां पर आज तक दिखाई नहीं थी। उसके बाद आप लोगों ने निर्णय लिया कि इन लोगों को, नए लोगों को उत्तरदायित्व दिया जाए। उसके बाद आपको हालात पता है, आपको सबको हालात, कुछ लोग आए हैं, हमारे हाईकोर्ट के वकील श्री मान सिंह जी पधार चुके हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है इसके अंदर। बैठिए भाई मान सिंह जी, स्वागत है आपका और आपकी टीम का। 28 जुलाई को कितनी बड़ी संख्या थी, ऐतिहासिक संख्या थी, लेकिन उस महापंचायत में हम कोई निर्णय क्यों नहीं ले पाए? उसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी देना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन सब लोग परिचित हैं कि वो क्या हुआ और किस तरीके से वहां पर नहीं हुआ। और एमएलए साहब ने, घनश्याम जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा आज यहाँ पर निर्णय लेना संभव नहीं है और विधायकों को बुलाइए और गंगापुर सिटी में मीटिंग करिए, वहां पर हम निर्णय लेंगे। और हुआ भी यही। 11 तारीख को मीटिंग रखी गई, उसके पैम्पलेट छपवाए गए। हमारे पंच पटेल बहुत वृद्ध, जिनकी 70 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, और कमेटी के कुछ चुनिंदा लोग, कोई काम ही नहीं कर रहा था, उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, गांव गांव घूमे, सब जगह जगाया और लोगों को तैयार किया कि 11 तारीख को आना है। लेकिन प्रकृति की विपदा, प्रकृति की कृपा, मुझे पता नहीं धौलपुर वाले भाई साहब के मुंह से ये शब्द निकले कैसे, ये मैं जवाब चाहता हूँ। थानेदारी करने की बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है किस तरीके से आ रही थी, किस तरीके से बरसात हो रही थी। वहां पर 3 फीट पानी भरा हुआ था और हमने बता दिया था कि पानी भरा हुआ है, मैं मीटिंग संभव नहीं है, या 3 फीट पानी भर जाएगा, कैसे मीटिंग करूंगा आप? वहां पर स्थानीय विधायक श्री रामकेश जी ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं मैं कर दूंगा, लेकिन बरसात रुकना मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सारी मेहनत जो लेकर के 28 से 11 तक की थी, वो सारी पानी में धुल गई, सारी। और ये सब कुछ चूंकि हमारा तो प्रिंट मीडिया नहीं है, हमारा तो टीवी नहीं है जो हमारे बयानों को छाप सके, न हम आईएएस है, न हम राजनेता है, न एमएलए है, न विधायक है। हाँ, हमारे एमएलए की कभी नहीं, उसमें सभी की, उनको बयान देना चाहिए था कि 11 तारीख की मीटिंग तो अनरस्ट की गई। हमारी जिम्मेदारी होती, उनकी भी जिम्मेदारी, वो भी समाज के। हमने अपने बयान सोशल मीडिया पर दिए, जो सबको पता है। इसलिए आपकी 11 तारीख की मीटिंग नहीं हो सकी। और 11 तारीख को मीटिंग निरस्त कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दिन बरसात खत्म हो गई, जो दूसरे दिन मीटिंग की घोषणा कर दी जाती। 5, 6, 7 दिन तक बरसात चली, पानी भरा रहा। उसके बाद फिर से नए सिरे से शुरुआत हुई, और इसी दौरान सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही थी टोला भीम से। आज भी कोई समस्या है। मैं जानना चाहूंगा टोला भीम के कितने पंच पटेल बैठे हुए हैं? सबसे पहले आगे से बोलें, कृपा करके हाथ खड़े ऊपर करें। टोला भीम के कितने पटेल बैठे हुए हैं यहाँ पर? आप हाथ खड़े करें। टोला भीम के कितने पटेल बैठे हुए हैं यहाँ पर? टोला भीम के, अब देख लीजिए आप टोला भीम की उपस्थिति क्या है यहाँ पर। हमारे 10 दिन तो इसमें निकल गए कि टोला भीम के पटेल हमें साथ दें। टोला भीम के प्रॉपर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की तहसील की बात नहीं कर रहा हूं। टोला भीम के जोरवार पटेलों से, गोत्र से निवेदन कर रहा हूं मैं, क्योंकि गोत्र बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन इस क्षेत्र में
जोरवार पटेलों का सिक्का चलता है, चौधरीयों का सिक्का चलता है, और यदि चौधरी आगे निकलते हैं तो सारी दुनिया निकलाती है, सारी तहसील निकलाती है। लेकिन चौधरी लोग हमसे कोई भी बात करते, फलाने से बात करो, फलाने से बात करो, फलाने से बात करो, बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। टेलीफोन पर हम रात रोज कॉन्फ्रेंस करते थे, कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना कर दिया, और हमें कॉन्फ्रेंस को मत जोड़ो, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। 10 दिन हमारे इसमें निकल गए। आखिर में 25 तारीख के आसपास हमने फिर निर्णय लिया कि भाई इस तरीके से होगा नहीं, एक पंचायत रखो, और वो भी है डोडा भीम में रखो। हो सकता है शर्मिंदा होकर के डोडा भीम के पटेल यहाँ पर आ जाए। और उस स्थिति में 29 तारीख को यहाँ पंचायत हुई। उस पंचायत के बारे में आपको सबको पता है, यदि पता नहीं है तो संक्षेप में निवेदन करते हैं। भैया शांति से बैठे रहो, थोड़ा सा चाय मत दो प्लीज, थोड़ी देर रुक जाओ, आधा पौने घंटे में चाय बिना कोई मौत नहीं आएगी, चाय नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल मत लाओ चाय, ये मेहमान नवाजी बाद में कर लेना। धन्यवाद। आदरणीय पृथ्वीराज जी समिति के संयोजक महोदय पधार चुके हैं, हमारे अध्यक्ष जी डोडा भीम के आ चुके हैं। आपकी तबीयत खराब थी, फिर भी आप आए, आपका स्वागत है। बहुत आपको आराम करना चाहिए था, आपके हाथ में नीडल लगाने का लगा हुआ, आप फिर भी आए हो, आपका बहुत बहुत आदर और सम्मान बना रहे हैं। आप यहाँ पर पीठ लगा के बैठे हैं, जो तबीयत आपकी खराब है। पिछली बार भी हमने निवेदन किया था, उन्होंने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने तब भी कहा था कि हम 2 दिन सभी बैठे हुए थे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएं जिससे कि वो स्वास्थ्य उनका खराब नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं आए। एनीवे 25 तारीख के आसपास हमने फिर तय किया, अगर यहाँ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ यहाँ जाओ, यहाँ तो पैर लटका के जैसे कि आपको सहूलियत हो ऐसे बैठ जाए। ये तय किया कि 29 तारीख को यहाँ खड़े होंगे, और 29 तारीख को आप सबने ये निर्णय लिया कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी जाजम ने निर्णय ले लिया सीबीआई जांच नहीं चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इसका विस्तार से पिछली बार विवेचन हो चुका है। उसी बात को बार बार करेंगे तो हम पंचायत करते रहेंगे, रोज करते रहेंगे, और हमारे विधायक, हमारे सांसद पंचायत की जाजम की परवाह नहीं करते हुए आज भी चिट्ठी लिख रहे हैं सीबीआई जांच चाहिए। ये हमारी एकता नहीं है, फूट का प्रमाण है, ये हमारी फूट का प्रमाण है। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि निर्णय क्यों लिया, ताकि बहुत सारे नए लोग हैं उनको पता लगना चाहिए। 10 साल पहले आदरणीय मोदी जी की सरकार इस देश में आई, उसके बाद एक शब्द सुनने को मिला होगा आपको, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, केंद्र सरकार आई, डबल इंजन की सरकार सुनने को एक शब्द मिला होगा। इससे पहले, आजादी से पहले कभी डबल इंजन सिंगल इंजन की सरकार, ये तो सुनते थे कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, पर डबल इंजन की सरकार मैंने तो रेलवे में सुना था कि मालगाड़ी में डबल इंजन लगता है बहुत सारे माल को खींचने के लिए, तो वो पूरे माल को खींचता है। या डबल इंजन की सरकार शुरू हो गई, तो एक सरकार में काम नहीं हो तो दूसरी ताकत देती है, दूसरी पे ताकत नहीं हो तो पहली उसमें ताकत देती है। तो हमने ये विचार यहाँ पर पास किया था कि यदि भजनलाल जी की सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, इनकी पुलिस ने, भजनलाल जी की ने, मुख्यमंत्री की ने, तो मोदी की सरकार यानी मोदी की पुलिस, सीबीआई, मोदी की ईडी, मोदी के इनकम टैक्स को पूरा देश देख रहा है, क्या वो भजनलाल जी की पुलिस के खिलाफ निर्णय ले पाएगी सीबीआई? तो सबने कहा नहीं ले पाएगी। तो विकल्प क्या हो उसका, विकल्प क्या हो? सबसे पहले हमारे कोई मारपीट करता है, कोई अन्याय होता है, हम सीधे कहां जाते हैं? थाने में। थाना भी नहीं सुनता है तो क्या कहते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, इस्तेगासा करते हैं। और कोई आदमी हमें कुछ कहता है तो हम क्या कहते हैं, तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। यानी हमारे पास अंतिम दरवाजा होता है न्यायालय। तो सबने निर्णय लिया कि हम न्यायिक जांच मांगेंगे। न्यायिक जांच से बड़ी कोई जांच नहीं होती है इस देश में। बड़े बड़े मुद्दों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे न्यायिक जांच हुई है जब संवेदनशील हो जाते हैं और आम जनता को पुलिस पर, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं होता है। तो ये प्रस्ताव 29 तारीख को पारित किया गया और उसी के मुताबिक पानी की व्यवस्था रखना भी हमें, उन्हीं के मुताबिक अल्टीमेटम दिया गया सरकार को कि भाई हमें फलानी तारीख तक यदि नहीं किया जाएगा तो हम जो भी करेंगे, हमारी महाजन आंदोलन होगा, हमारा मार्च करेंगे जयपुर के लिए, जो भी होगा हम करेंगे। उस पर भी चर्चा हुई। यहाँ पर कोई 3 दिन का टाइम देना चाहता था, कोई 10 दिन का देना चाहता था, कोई 15 दिन का देना चाहता। सब पे विचार विमर्श किया। आदरणीय घनश्याम जी ने कहा कि 15 दिन का देना चाहिए यदि हम कोई आंदोलन ऐसा करें जिसमें रोड जाम करें। चूंकि अपने अपने अनुभव का सबने परिचय दिया। मैंने मान सिंह जी हमारे हाईकोर्ट के वकील हैं, इनसे भी पूछा और दूसरे वकीलों से भी बात करी। और फिर एक बात आई, यहाँ पे करीबी के पूर्व सरपंच श्री मिश्री लाल जी आज आए हुए क्या, उनकी तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से बात आई कि करीबी में यहाँ दंगल होगा 10 तारीख को, तो उससे पहले लोग उनकी तैयारी में लग जाएंगे। 10 तारीख को लाखों लोग आएंगे तो उसमें और घोषणा कर देंगे तो हमें ताकत मिलेगी, इसलिए करीबी के दंगल के बाद की डेट रखी जाए। फिर आप सबने ये निर्णय लिया कि चूंकि 15 दिन भी पूरे हो जाएंगे, करीबी का दंगल भी पूरा हो जाएगा, प्रचार प्रसार भी पूरा हो जाएगा, इसलिए 13 तारीख का समय देकर के गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया। वो अल्टीमेटम क्या दिया गया मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको ताकि आप सब चीजों से वाकिफ हो जाए।
ये आपकी सबकी ओर से, जिसमें उस दिन उपस्थित 3 विधायक थे हमारे, आदरणीय घनश्याम जी, इंदिरा मैडम थी और राजगढ़ के मांगीलाल जी थे, इनके भी साइन है और यहाँ के सब जो कमेटी के लोगों के साइन है, आप सबके साइन है उस प्रस्ताव पर। और पहली बार 29 तारीख को आपने एक बहुत बड़ा काम किया, नहरों की धरती पे नहरों का काम किया, नहरों की धरती पे नहरों का काम किया। उससे पहले कोई भी व्यक्ति अपराधी का नाम नहीं ले रहा था, संकेतों में बात कर रहे थे अपराधी को पकड़ा जाए, अपराधी को पकड़ा जाए, अपराधी कौन है। जब हमारे सामने अपराधी का नाम आ गया था तो नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पहली बार आप लोगों ने 29 तारीख को अपराधी का नाम लेकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना आवश्यक समझता हूं। आपकी अनुमति हो तो जरूरी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा कि आपको अवगत करवाया जाता है, गांव दादनपुर, तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी की 10 वर्षीय मूक बधिर आदिवासी बालिका डिंपल मीना के साथ, भैया ये बात जरूरी हो तो मैं बोलना बंद कर दूं, 9 मई 2024 को बलात्कार करके उसको जिंदा जलाने वाला जल्लाद ललित शर्मा आजाद घूम रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ इंसाफ की आवाज उठाने वाले डिंपल मीना के निर्दोष माता पिता और मामा को नई मंडी पुलिस थाना हिंडौन सिटी जिला करौली ने असली दोषियों के साथ षड्यंत्र करके जेल में बंद कर दिया है। दूसरा पैराग्राफ, इस बीभत्स अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी ललित शर्मा के रिश्तेदार अशोक पाठक, जो अपने आप को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का खासम खास बताकर संपूर्ण आदिवासी मीना समुदाय को चुनौती देकर बोल रहा है कि नीच जाति के मीनाओं को जो करना है सो कर लो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के रहते ब्राह्मण पुत्र ललित शर्मा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह मनमानी और अन्याय की पराकाष्ठा है माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय जी। तीसरा पैराग्राफ, अपराधियों की ओर से आदिवासी मीना समुदाय को अपमानित करने हेतु दी जा रही चुनौती तथा गालियों के कारण न मात्र आदिवासी मीना समुदाय बल्कि सर्व समाज के संवेदनशील आम लोगों में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा व्याप्त है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन और सरकार को अनेकों बार लिखने के बाद भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आप मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, इस मामले को अधिक गंभीर और संगीन बना रहे हैं। इन हालातों में अपराधी को गिरफ्तार करवाने और पीड़िता के निर्दोष माता पिता एवं मामा को जेल से छुड़वाने के लिए सर्व समाज के आम लोगों का गुस्सा जन आंदोलन में बदलता जा रहा है। लोगों का आक्रोश कभी भी अनियंत्रित हो सकता है, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। उपरोक्त हालात में आप दोनों राज्य प्रमुखों अर्थात राज्यपाल और मुख्यमंत्री को औपचारिक रूप से अवगत करवाया जा रहा है कि इस मामले की निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायिक जांच की तुरंत सार्वजनिक घोषणा की जावे, सिफारिश की जावे, अन्यथा संपूर्ण राजस्थान के आदिवासी और इंसाफ में विश्वास रखने वाले सर्व समाज के लोग 13/9/24 को भारी संख्या में जयपुर के लिए कूच करेंगे और न्याय नहीं मिलने तक महा जन आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उम्मीद है आप दोनों राज्य प्रमुख हमारी आहत भावनाओं और इस मामले की गंभीरता को समझेंगे, अविलंब हमारी न्याय संगत मांग को स्वीकार करके हमें जन आंदोलन करने को मजबूर नहीं करेंगे। उसी दिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहुंची, जो हमें सूचना मिली कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है, सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। दुर्भाग्य हमारा ये रहा, ज्ञापन देते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, भ्रमित होते रहे, भ्रम इतना फैलता है, मुझे दुख होता है। युवा भी बोल रहे थे, कलेक्टर ने सिफारिश कर दी सीबीआई की, ऑर्डर कर दिए सीबीआई जांच के। अरे भाई, कभी चिट्ठियों को पढ़ लिया करो, कलेक्टर लिख क्या रहा है करौली का। करौली के चिट्ठी में 2 शब्द लिखे, मुझे चिट्ठी मिली है, इसको मैं भेज रहा हूं आपको उचित कार्रवाई हेतु। कलेक्टर की इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है, इतना पावर है कि वो आपकी सिफारिश कर दे और वो निर्णय ले सके, ऐसा कभी नहीं होता। पढ़े लिखे लोगों, बुजुर्ग कहते थे छोड़ो पढ़ तो गया, पर गुणे को नहीं, अभी भी नहीं गुणे। जिन्होंने एमए कर ली, एमएससी कर ली, पता नहीं कहां सोते हैं। वो चिट्ठी निकाली मैंने भाई बहुत सारों से पूछा, क्योंकि हमें जिम्मेदारी दी, उससे पहले का मामला था। युवाओं ने इतनी मेहनत की, करौली में इतनी मेहनत की, मैं तो उनके वीडियो देख करके मैं साधुवाद देना चाहता हूं लोगों को जिन्होंने भी मेहनत की। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आई कि लोग भ्रमित हो गए। 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया हमने और 5 दिन में कार्रवाई हो जाएगी और सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, जबकि उसमें आपने मांग की थी, उसकी सिर्फ उसको अग्रेसित किया था, उस पत्र को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा हूं। अब उस चीज को हम ये कह देंगे कि सरकार को तो ऑर्डर दे दिए, कलेक्टर ने तो ऑर्डर दे दिया, आम व्यक्ति को क्या पता कौन ऑर्डर देता है कौन ऑर्डर नहीं देता है।
कभी भी हम भ्रम पैदा नहीं करें किसी भी प्रकार के। तो ये बहुत दुखद बात है। इसी दौरान आपको बताना चाहता हूं, मैं नाम किसी का भी लेना उचित नहीं। कोई भी विधायक हमने नहीं छोड़ा बात किए बिना, कोई भी सांसद नहीं छोड़ा हमें बात किए बिना, जिससे डिंपल मीणा के मामले में मदद के लिए पक्ष के हों या विपक्ष के हों। पक्ष के लोगों ने तो कह दिया हम सरकार में बोल नहीं सकते, विपक्ष के लोगों ने कहा सबसे मिलो, आदरणीय घनश्याम जी ने भी कहा सबसे मिलो, मैं भी आपके साथ हूं। कोई ने ये नहीं कहा एक भी व्यक्ति ने कि हाँ चलो मैं सबको बुलाऊंगा तुम मेरे साथ आ जाओ, किसी एक ने भी नहीं कहा। थक हार करके संघर्ष समिति अकेली पड़ी। संघर्ष समिति एक ऐसा सूत्र ढूंढना चाहती थी जिसके माध्यम से हम सरकार तक पहुंच सकें। आपकी 29 तारीख की जो मीटिंग थी, क्योंकि हमने फ्लॉप कर दी 28 जुलाई की मीटिंग, तो हमने फ्लॉप कर दी। एक पटवारी को ज्ञापन देकर के हमने अपने आप के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। पटवारी को ज्ञापन देकर हमने टाइम खुश कर दी, खुश फटाका हो गई। लेकिन उस दिन आपको पता होगा डिप्टी एसपी और एसडीएम यहाँ एक आधा घंटे तक आपके ज्ञापन लेने के लिए इसी जाजम पर खड़े हैं। आपकी ताकत थी और सरकार के कान पे जूनी रहेगी, खुजली होने लग गई, अब करें क्या। उसी दौरान हमने सरकार से, संघर्ष समिति ने अपने प्रयास किए। पहले क्या हुआ 3 महीने में, 3.5 महीने में, उसका हमारे पास कोई पता नहीं। आपकी संघर्ष समिति ने प्रयास किए और वो बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार वार्ता की टेबल पर आपकी ताकत के कारण आई, किसी एक व्यक्ति की ताकत के कारण नहीं आई। किसी भी विधायक का सहयोग नहीं मिला, किसी भी एमएलए का सहयोग नहीं मिला उसमें कतई सरकार से बात कराने। हमने अलग सूत्र, किसी को श्रेय देने के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पर, लेकिन हमारी सरकार से वार्ता हुई। 4 तारीख को हम मिले गृह राज्य मंत्री से, श्री क्या जवाहर सिंह जी बेड़म से, और हमने उनको फिर हमारा पत्र दिया। वो भी आपको मैं बता दूं, खड़े हो इसको पकड़ लो जरा थोड़ी, स्टैंड वाला भी लाना चाहिए, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हमने 7 बिंदु लिखे हैं, वो आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वार्ता इसी पर चली। पहले आपका चला गया अल्टीमेटम, हमने लिखा है, पहले में तो परिचय लिख दिया जो दोहराने की जरूरत नहीं है कि फला गांव की बिटिया थी। नंबर 2 पे लिखते हैं उक्त प्रकरण में मृतका 10 दिन जिंदा रही। इस दौरान मूक बधिर एक्सपर्ट की सहायता से उसके बयान दर्ज किए गए, लेकिन अपराधी को बचाने हेतु पुलिस द्वारा तथ्यों में हेराफेरी की गई। यही नहीं, पूर्ण होशो आवास में होने के बाद भी मजिस्ट्रेट के समक्ष मृतका के बयान रिकॉर्ड नहीं करवाए गए। आपको बता दूं, जब पुलिस ने बयान लिया उसके बाद बच्ची 6 दिन जिंदा रही। परिवार जो उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट को बुला दीजिए, बच्ची के बयान दर्ज करवा दीजिए, और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मजिस्ट्रेट के सामने घायल व्यक्ति के जिसका अंदेशा हो कि वो मर सकता है, उसके 164 में बयान किए जाने चाहिए, करवाए जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं करवाए। तो हम इसमें हमने मांग करी है जिसके लिए जिम्मेदार रामकिशन एसएचओ नई मंडी हिंडोन सिटी को आज ही निलंबित करके उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही विभागीय डिपार्टमेंटल कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई यानी उसको सस्पेंड भी किया जाए और क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाए। दोहरी कार्रवाई की मांग करी हमने। तीसरा मुद्दा रखा हमने, मृतका के परिवारजनों के साथ गाली गलौच एवं मारपीट करके मृतका के शव का डंडे के बल पर जबरन दाह संस्कार करवाने वाले सिपाही सीताराम पुलिस थाना टोड़ा भीम को आज ही निलंबित करके उसके विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई करके और विभागीय कार्रवाई की जाए, उसको भी सस्पेंड करके। नंबर 4, उक्त प्रकरण के असली अपराधी ललित शर्मा को गिरफ्तार करके उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। नार्को टेस्ट से पता लग जाता है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और उसका रिमांड लेकर के गैंग रेप में शामिल उसके साथियों को, बच्ची ने बताया 1 से अधिक लोग शामिल थे, तो गैंग रेप हुआ है उसके साथ में, कानून की भाषा में उसको गैंग रेप बोलते हैं। रिमांड लेकर, ये मोबाइल बंद कर दो, किसका बज रहा है, गैंग रेप में शामिल उसके साथियों को पकड़ा जावे और उन्हें मृत्युदंड की सजा दिलवाने हेतु इस प्रकरण की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सिटिंग हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाई जावे। जांच आयोग में संघर्ष समिति की ओर से नामित सदस्य शामिल किए जावे। हमने ये भी मांग रखी कि हमारे लोग भी उस जांच कमेटी में हो, हमारे सामने बयान लिए जावे, हमें पता हो कौन कौन से साक्ष्य आ रहे हैं, लोगों के कैसे बयान आप लिख रहे हो, कैसे नहीं लिख रहे हो, जिससे वास्तविक दोषियों को सजा मिल सके और निर्दोषों को मुक्त करवाया जा सके। 5वें बिंदु में हमने लिखा, अपराधियों को बचाने हेतु मृतका के निर्दोष माता पिता को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, जिसके कारण उनके मासूम बच्चे अनाथ हो चुके हैं। मृतका का पिता जो दूध बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, लेकिन उसको एवं उसकी पत्नी को जेल में बंद कर देने के कारण उसका सब कुछ नष्ट हो गया है, उसका सारा परिवार सड़क पर आ गया है। मृतका के निर्दोष माता पिता एवं मामा को
अविलंब जेल से मुक्त करवाया जावे और मृतका के जो मासूम छोटे भाई बहनों की अंग्रेजी माध्यम के आवासीय शिक्षण संस्थानों में उच्चतम स्तर तक मुफ्त शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जावे। छठा बिंदु है, इस मामले में समझौता करने का प्रस्ताव देने वाले अपराधी के रिश्तेदार अशोक पाठक के भाई, आपको थोड़ा सा बता दूं, आदरणीय घनश्याम जी सारे लोगों को लेकर के गए थे हिंडौन। उसी दिन फोन आता है मृतका के पिताजी के फोन पर, करण जो जेल में है, और वो फोन भीम सिंह जी के पास था, उनके परिवार के सदस्य के पास में, कि भैया तुम समझौता कर लो, हम 4 भाई हैं, मैं अशोक पाठक का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, रिटायर्ड टीचर, 4 भाई 2-2 लाख रुपए इकट्ठे करके 8 लाख रुपए दे देंगे, एक आपको प्लाट दे देंगे, मामले में समझौता कर लो। लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम कहते हैं, उसके बारे में हमने मांग की है कि इस तरीके से उनका नार्को टेस्ट करवाया जावे, उस व्यक्ति का, अशोक पाठक, दोनों का, और दोनों के विरुद्ध इस षड्यंत्र में शामिल होने के अपराध में तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जावे और दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया जावे। और अंतिम पैराग्राफ, इस षड्यंत्र में, इस प्रकरण में षड्यंत्र रचने में शामिल और मामले की जांच से जुड़े समस्त पुलिसकर्मियों, पुलिस अधिकारियों का नार्को टेस्ट करवाया जावे और उनको अपराधियों को बचाने और निर्दोषों को फंसाने के षड्यंत्र रचने में, अपराध में उन्हें तुरंत निलंबित करके मुकदमा दर्ज किया जावे और अनुशासनिक कार्रवाई भी की जावे। ये सारी बात माननीय मंत्री जी ने पढ़ी, सुनी, और हमने सबसे पहले शुरुआत हुई। ये फोटो आप बच्ची का देखिए, यदि आपने नहीं देखा हो तो, आपकी आंखें देख सकती हो तो फोटो है, इसमें निकालना, आप ये देख सकते हो क्या? आप देख सको तो देखिए, इसको देखने की कोशिश करो। उन्होंने कहा नहीं हटाओ, मैं देख नहीं सकूंगा, मुझे सब पता है। अरे मतलब जो पुरजोर तरीके से, जो हमने जिस तरीके से बात रख सकते थे, राजेश जी के साथ बात रखी, तो उन्होंने सारी बातों पे एक शब्द भी नकारात्मक नहीं बोला। सिर्फ ये कहा न्यायिक जांच का अधिकार मेरे क्षेत्र में नहीं है। गृह मंत्री, मैं भी राज्य गृह मंत्री हूं, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को ही अधिकार है न्यायिक जांच करवाने का या सीबीआई की जांच करवाने का। ये फोटो मैंने जब मंत्री जी के सामने पेश किया, आप भी देखिए, इसको देख सकते हो क्या? मैंने कहा, आप कहते हो कि इस बच्ची ने सुसाइड किया है, सुसाइड करने के लिए वो सिर पर पेट्रोल डालता है या अपने प्रजनन पर पेट्रोल डालता है, ये आप देखिए क्या हालत है। तो उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं देख नहीं सकता हूं, इसको बहुत बुरी स्थिति है। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं भी आपके परिवार का हूं, मुझे अलग नहीं समझे, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। जब हमने कहा जब आप परिवार के हैं तो हमें आने की जरूरत क्यों पड़ी, आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसमें लड़ी। तो बोला आज अभी हमारी 2 बजे मंत्रिमंडल की मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मंत्रियों के सामने बात करूंगा, और अगर कल सुबह मेरे निवास पर 8 बजे पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ आ जाएं। लेकिन एक बड़ी मुझे वेदना है इस बात की कि मंत्री जी ने कहा कि 5 से 7 आदमी आप अंदर आ जाओ, हमारे 20-25 आदमी घुस गए वहां। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी, कोई प्रतिनिधिमंडल पे विश्वास नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उस पर आपको विश्वास नहीं है, या फिर सब हम चेहरा चमकाना चाहते हैं वहां पर। और सब लोगों ने अधिकृत कर दिया कि एक व्यक्ति वहां पर वार्ता करेगा, वह बीच बीच में दखल देने लगे, बोलने लगे। तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, हमें इस तरीके से मेरे हिसाब से अपरिपक्वता का परिचय नहीं देना चाहिए। खैर, दूसरे दिन हम गए, मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि भाई ये न्यायिक जांच मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है मैं देखूंगा का अर्थ क्या होता है, ठंडे बस्ते में डाल देना। फिर उससे बात हुई तो उनने जो प्रस्ताव दिया हमें, वो आपको मैं बता रहा हूं जिसके लिए आपको बुलाया गया है। उन्होंने कहा मेरे बस में ये है, सीआईडी सीबी से इसकी जांच करा सकता हूं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है उससे मैं जांच करा सकता हूं, और उस सीआईडी सीबी में आपके पसंद के अधिकारी लगा सकता हूं। ध्यान दें इस बात को, आप पूरे राजस्थान में कहीं से भी जो आपके पसंद के अधिकारी हों उनके नाम दे दो, उनको मैं जांच दे दूंगा। बोला 99% मैं ये चाहता हूं, 1% बोले मेरे मन में एक विचार आया है, 1% ये है कि मैं 4 अफसरों की, आरपीएस बोला उन्होंने, जो डायरेक्ट आरपीएस लगते हैं, जो पीएसपी लगते हैं लेवल के, उनकी एक कमेटी बना दूं और उसमें उससे जांच करवा दूं। उसमें भी आप जो चाहो, जिनको जो भी आपके पसंद के हों, जहां पर भी वो कार्यरत हो, उनको नियुक्त कर दूं मैं, और सब बातों पे अपन विचार कर लेंगे। पहले आप ये बताओ, ये मेरे बस में है। मैंने कहा साहब हम न्यायिक जांच की मांग करने के लिए यहां भेजे, पंचायत ने, आप लोगों ने, हम इसको हमारे स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते, महापंचायत में जाकर के निर्णय लेंगे। अब निर्णय आपको करना है, क्या करना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विलंब किसने किया उसको दोष देने से कोई नहीं है, विलंब हो चुका है। 12 तारीख को 90 दिन हो रहे हैं, चालान पेश करने की लास्ट डेट है 12 तारीख।
हमारे पास टाइम कितना सा है? 3 दिन बीच में 11 को कर देंगे, वो 12 का कोई मतलब ही नहीं करेंगे। 2 दिन बीच में हमारे पास में, क्या 2 दिन में हमारे पास इतनी ताकत हो सकती है कि हम रेल रोक करके और उनको मजबूर कर सकते हैं? या आपको निर्णय आपको लेना है? 2 दिन के बाद में चालान पेश करने के बाद में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं रहेगा, वो पावर चलाया है न्यायपालिका के पास में। आपकी जांच ट्रांसफर करने का, नई जांच एजेंसी देने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। इससे एक फायदा होगा हमें बहुत बड़ा। यदि न्याय नहीं, आप ये क्या निर्णय लेते हो वो आपको लेना है। मैं तो सिर्फ आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं। यदि हम गृह मंत्री की बात को मान लेते हैं, गणित पढ़ते हैं ना, माना की मूलधन सो है, मैं नहीं कह रहा मान लीजिए, आप मान लेते हैं तो नई एजेंसी को जांच चली जाएगी, नई एजेंसी जांच करेगी, जांच करने में महीना लगेंगे, 2 महीना लगेंगे, 3 महीना लगेंगे और 90 दिन आपके जांच के क्रॉस हो जाएंगे और 91-92वें दिन हम बेल के लिए, जमानत के लिए आवेदन लगाएंगे और तीनों हमारे व्यक्ति जो जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी 99.9%। ऐसा वकीलों का कहना है, हाईकोर्ट के वकील, मैं नहीं कह रहा हूं, वकीलों का कहना है, क्योंकि सीआरपीसी में से प्रावधान है। एक फायदा तो ये होगा। दूसरी फायदा ये होगा कि हमारे ही लोगों से, हमारे ही प्रतिनिधियों से, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि आपके मीना ही अफसरों को बिठा दो, आपको जिस पर विश्वास हो सारे मीना नियुक्त कर देंगे हम। ये सब बोले नहीं उन्होंने। जिस मध्यस्थ के माध्यम से हमने बात की, उन मध्यस्थ ने हमें ये कहा कि आप चाहो तो 4 मीना ले आओ, 6 ले आओ, 8 ले आओ, 10 ले आओ, जितने आप पसंद के उनको कमेटी में नियुक्त करवा देंगे, उनसे ही जांच करवा देंगे। तो हमें मंजूर नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कमेटी को माही निर्णय ले लेना चाहिए था, हमें तो नहीं लगा कि हमें अधिकार है निर्णय लेने का। जिस जाजम ने हमें अधिकृत किया था, हमें लगा उस जाजम का सम्मान होना चाहिए, जाजम जो कहेगी वो निर्णय होगा। और अंतिम बात, मैंने कल शाम को, मैंने सोचा ये तो 2 ही दिन का समय हो गया है, कल मैं लाइव आया था, एक ग्रुप है हमारा 3.25 लाख लोगों का मीना होगा, उसमें मैंने बात रखी, जरा जवान सिंह मौजा जी ने कहा सारी बातें क्लियर हो गई। तो मैंने लगा ये तो 2 दिन में, मान लीजिए कल सोमवार को रख देंगे तो हम क्या कर पाएंगे। तो मैंने मंत्री जी को खुद को फोन किया, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया था आते आते, डॉक्टर साहब कोई बात होता आप तुरंत फोन करना, मैं सेव कर लेता हूं, आपकी बात हम कर लेंगे। तो मैंने साहब को 90 दिन हो रहे 12 तारीख को, आपने कहा मैं आपके परिवार का आदमी हूं, तो परिवार के आदमी के नाते हम बता रहे हैं कि हमें निर्णय लेने में 1 या 2 दिन का समय लग सकता है और हम चाहते हैं शांतिपूर्ण समाधान हो, हम नहीं चाहते रेल उखाड़ना। मजबूर करोगे तो हम करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप यदि चालान पेश करने की मजबूरी हो तो 12वें दिन, यानी कि लास्ट जो 12 तारीख आ रही है उसको करें, उससे पहले ना करें। डॉक्टर साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 11 तारीख तक चालान पेश नहीं होगा। अब आप निर्णय लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानीय आज की महापंचायत के पावन धारा पर विराजमान समस्त बुद्धिमान